अगर तुमने हमें धोखा देने की कोशिश की और अपने साथ छुपा कर फौजी सिपाही ले आए तो याद रखो तुम्हें तुम्हारी बेटी की लाश मिलेगी। ब्रिगेडियर ने कहा, नहीं नहीं, मैं किसी को अपने साथ नहीं लाऊंगा, मैं बिल्कुल अकेला आऊंगा, मुझे बताओ कहाँ आना है। अरसलान ने कहा, ये हम तुम्हें कल उसी वक्त बता देंगे। और उसके साथ अरसलान ने ट्रांसमीटर बंद कर दिया और शेर खान की तरफ देखा। शेर खान ने कहा, अभी तक हमारी स्कीम बिल्कुल ठीक जा रही है। अरसलान ने कहा, फिक्र नहीं, सब ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन ठीक उसी वक्त कमांडो अरसलान ने ब्रिगेडियर जगमोहन से राब्ता पैदा करने के बाद कहा, क्या तुम आने के लिए तैयार हो? जगमोहन बेताबी से बोला, मैं भी इसी वक्त आने को तैयार हूँ। क्या तुम मेरी बेटी को साथ लाए हो? अरसलान बोला, जब तुम आओगे तो तुम्हारी बेटी तुम्हें मिल जाएगी। जगमोहन ने कहा, मुझे कहाँ आना होगा? अरसलान ने उसे एक खास जगह बताई और कहा, याद रखो हमारे आदमी इर्द गिर्द मौजूद हैं। अगर तुम लोगों ने कोई गड़बड़ की तो सबसे पहले तुम्हारी बेटी को हलाक किया जाएगा। उसके बाद तुम्हारे समेत तुम्हारा एक भी फौजी जिंदा बचकर नहीं जाएगा। जगमोहन बोला, मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं अकेला आऊंगा और मेरे पास कोई असलहा नहीं होगा, प्लीज मेरी बात पर यकीन करो। अरसलान ने उसे वक्त और जगह बता दी और उसे जिस तरह आना था और जो कुछ करना था सब बता दिया। अगले रोज कमांडो अरसलान, कमांडो शेर खान और चारों मुजाहिद पूरी तरह से मुसल्लह होकर उस मकाम पर पहुंच गए जहां 1 घंटे के बाद ब्रिगेडियर जगमोहन आने वाला था। तमाम मुजाहिदों ने अपने चेहरे नकाब में छुपा रखे थे। चारों मुजाहिद इर्द गिर्द दरख्तों और झाड़ियों में छुप कर बैठ गए। सिर्फ शेर खान और अरसलान जीप के पास रहे। जीप वही थी जिसमें वो सोनाली को उठाकर लाए थे। उस वक्त सोनाली उनकी हमरा नहीं थी। हकीकत में अरसलान और शेर खान ने कुछ और ही सोच रखा था। उनके मंसूबे से बाकी के मुजाहिद भी वाकिफ थे। कमांडो अरसलान ने जगमोहन को दोपहर 3 बजे का वक्त दिया था। उस रोज आसमान पर सुबह ही से बादल छाने लगे थे। उस वक्त तक मतला पूरी तरह से अबरालूद हो चुका था। सर्द हवा चलने लगी थी। मालूम होता था कि किसी वक्त भी बर्फबारी शुरू हो सकती है। पहाड़ी जंगल में दरख्तों के दरमियान एक जगह खुली थी। वहां एक जानी मुजाहिदों की जीप खड़ी थी। जीप का ड्राइवर अपनी सीट पर खामोश बैठा हुआ था। सर्दियों की शाम आहिस्ता आहिस्ता चली आ रही थी। बादलों की वजह से वक्त से पहले ही हल्का हल्का अंधेरा हो रहा था। ठीक वक्त पर एक जानिब दरख्तों के दरमियान एक इंसान आता दिखाई दिया। ये ब्रिगेडियर जगमोहन था। उसने दोनों हाथ ऊपर उठा रखे थे। अरसलान और शेर खान जीप के करीब खड़े थे। उन्होंने उस आदमी को आते देख लिया था। अखबारों में उन्होंने ब्रिगेडियर की तस्वीर देख रखी थी। उन्होंने उसे पहचान लिया। फिर भी जब वो करीब आया तो अरसलान ने स्ट्रीम गन का रुख उसकी तरफ कर दिया और पूछा, तुम्हारा नाम? जगमोहन ने कहा, ब्रिगेडियर जगमोहन मिश्रा। अरसलान ने कहा, अपना शनाख्ती कार्ड दिखाओ। ब्रिगेडियर ने उसी वक्त जेब से बटवा निकालकर उसमें से अपना फौजी शनाख्ती कार्ड निकालकर अरसलान को दिखाया। अरसलान ने शनाख्ती कार्ड पर लगी हुई फोटो को गौर से देखा। ये जगमोहन ही था। उसने शनाख्ती कार्ड ब्रिगेडियर को वापस कर दिया और कहा, इसकी तलाशी लो। शेर खान ने ब्रिगेडियर की तलाशी ली और अरसलान से कहा, इसके पास कोई असलहा नहीं है। ब्रिगेडियर बोला, मैंने कसम खाकर कहा था कि मैं निहत्ता आऊंगा और अकेला आऊंगा। यकीन करो मैं बिल्कुल अकेला आया हूँ। मेरी बेटी कहाँ है? अरसलान ने कहा, हम तुम्हें तुम्हारी बेटी के पास ही ले जा रहे हैं। जीप में बैठो। ब्रिगेडियर खामोशी से जीप में दाखिल हो गया। अरसलान ने जीप का दरवाजा बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी और दोनों अगली सीट पर बैठ गए। अरसलान ने जीप स्टार्ट कर दी और शाम के बढ़ते हुए धुंधलके में जीप मुजाहिदीन के खुफिया ठिकाने की तरफ रवाना हो गई। जब जीप जंगल से बाहर निकली और सामने वो रास्ता नजर आने लगा जो उस जंगल में जाता था जहां मुजाहिदीन का खुफिया ठिकाना था, तो अरसलान ने जीप रोक दी और शेर खान से कहा, अंदर जाकर अपना काम कराओ। शेर खान नीचे उतरकर जीप की बैक में आया। कुंडी खोली और स्ट्रिंग गन का रुख अंदर की तरफ करके देखा कि ब्रिगेडियर जगमोहन सीट पर सर झुकाए बैठा था। उसने मायूसी के साथ शेर खान की तरफ देखा। शेर खान ने चेहरा नकाब में छुपाया हुआ था। उसने कहा, दोनों हाथ पीछे बांधकर औंधे लेट जाओ। भारतीय ब्रिगेडियर घबराया हुआ था। कहने लगा, तुम क्या चाहते हो? शेर खान ने कहा, कुछ नहीं, जो कहता हूँ वो करो। भारतीय ब्रिगेडियर ने अपने दोनों हाथ पुश्त पर किए और दोनों सीटों के दरमियान औंधा लेट गया। शेर खान ने जेब से स्याह रुमाल निकाला और ब्रिगेडियर की आंखों पर उसकी पट्टी कसकर बांध दी और कहा, अब बैठ जाओ। उसके साथ ही वो जीप से निकल आया और दरवाजा बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी। अगरचे जीप बंद थी और अंदर से बाहर कुछ नजर नहीं आता था। सिर्फ ड्राइवर की सीट के पास छोटी खिड़की थी जो कमांडो अरसलान ने पहले ही बंद कर रखी थी। उसके बावजूद वो भारतीय ब्रिगेडियर की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे अपनी कमीगाह तक ले जाना चाहते थे। अब जीप खुफिया कमीगाह की तरफ रवाना हो गई। आध घंटे के बाद जीप खुफिया ठिकाने से कुछ फासले पर एक जगह घने दरख्तों के दरमियान खड़ी हो गई। अरसलान और शेर खान ने दरवाजा खोलकर भारतीय ब्रिगेडियर को बाहर निकलने के लिए कहा। ब्रिगेडियर जीप के दरवाजे के पास आया तो शेर खान ने उसके हाथ पकड़कर उसे नीचे उतारा। ब्रिगेडियर कहने लगा, अगर तुम्हारा इरादा मुझे शूट करने का है तो प्लीज मुझे मारने से पहले मेरी बेटी से एक बार जरूर मिला दो। अरसलान ने कहा, अगर तुम्हें कत्ल करना होता तो तुम्हें यहाँ लाने की जरूरत क्या थी? ये काम तो हम उसी जगह कर सकते थे जहाँ तुम जीप में सवार हुए थे। ब्रिगेडियर ने कोई सवाल न पूछा और कमांडो शेर खान का हाथ थामे उसके साथ चलने लगा। हसन अली और दूसरे मुजाहिद पहले ही वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने भारतीय ब्रिगेडियर को एक छोटी सी कोठरी में ले जाकर चारपाई पर बिठा दिया और उसकी आंखों की पट्टी खोल दी।
दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। ब्रिगेडियर ने कोठरी का जायजा लिया और अरसलान से पूछा, मेरी बेटी कहाँ है? अरसलान ने कहा, वो अभी आ जाती है, थोड़ा इंतजार करो। कोठरी का दरवाजा बंद करके बाहर एक नकाब पोश मुजाहिद को पहरे पर खड़ा कर दिया गया। कमांडो अरसलान और शेर खान उस कोठरी में आ गए जहां सुनाली बंद थी। सुनाली चारपाई पर लेटी हुई थी। असद की वालिदा उसके पास बैठी उससे बातें कर रही थी। कमांडो अरसलान और शेर खान अंदर आए तो खाला खामोश सी बाहर निकल गईं। अरसलान और शेर खान ने अब नकाब उतार दिए थे। सुनाली उठकर बैठ गई। इतने दिन कोठरी में कैद रहने की वजह से उसका चेहरा उतर गया था। उससे कमजोर सी आवाज में पूछा, आप लोग मुझे कब तक यहाँ कैद रखेंगे? अरसलान ने कहा, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है ना? सुनाली कहने लगी, यही तकलीफ बहुत है कि मैं आप लोगों की कैद में हूँ, माता पिता से जुदा हूँ। भगवान जाने मेरी जुदाई में उनका क्या हाल हो रहा होगा। शेर खान ने कहा, उन कश्मीरी माओं बहनों की अजियत का अंदाजा लगाओ जिनके बेटों और भाइयों को तुम्हारे बाप के हुक्म से बेदर्दी से शहीद कर दिया जाता है। तुम्हें तो यहाँ सिर्फ कैद ही किया गया है, तुम्हारे साथ किसी किस्म का बुरा सलूक नहीं किया गया, तुम्हें किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। सुनाली पढ़ी लिखी लड़की थी। कहने लगी, मैंने हमेशा पिताजी को बेगुनाह कश्मीरी मर्द औरतों को कत्ल करने से मना किया है, मगर मैं क्या कर सकती हूँ, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। अरसलान ने कहा, हमारे साथ आओ। सुनाली ने हैरान सा होकर पूछा, कहाँ? अरसलान ने कहा, क्या तुम अपने जालिम बाप से नहीं मिलोगी? सुनाली ने चारपाई से उतरते हुए कहा, पिताजी कहाँ हैं? अरसलान बोला, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कोठड़ी से निकलकर दूसरी कोठड़ी की तरफ जाते हुए शेर खान और अरसलान ने चेहरे को दोबारा नकाब से ढक लिया। किसी वजह से वो उस भारतीय ब्रिगेडियर को अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते थे। दोनों कमांडो मुजाहिद सुनाली को उस कोठरी में ले गए जहां सुनाली का बाप चारपाई पर सर झुकाए बैठा था। कोठरी का दरवाजा खुला तो उसने सर उठाकर देखा। कोठरी में लालटेन जल रही थी। उसे अपनी बेटी सुनाली नजर आई तो वो बेख्तियार होकर उठ खड़ा हुआ और दोनों बाप बेटी एक दूसरे से लिपट गए। सुनाली रो रही थी। ब्रिगेडियर की आंखों में भी आंसू आ गए। अरसलान और शेर खान सामने वाली चारपाई पर बैठे खामोश नजरों से बाप बेटी की मुलाकात का मंजर देख रहे थे। जब दोनों के दिल का गुबार कुछ हल्का हुआ तो भारतीय ब्रिगेडियर ने सुनाली को अपने पास बिठा लिया और कहा, बेटे तुम बड़ी कमजोर हो गई हो। उसके जवाब में कमांडो अरसलान कहने लगे, बेटी से ये पूछो कि इसे यहाँ किसी ने कुछ कहा तो नहीं, इसके साथ किसी किस्म की बदसलूकी तो नहीं हुई और इसकी इज्जत आबरू पर किसी ने हमला तो नहीं किया। ब्रिगेडियर ने अपनी बेटी की तरफ सवालिया नजरों से देखा। सुनाली ने कहा, पिताजी मैं यहाँ बिल्कुल ऐसा महसूस कर रही थी जैसे कि ये मेरे अपने ही हों। मुझे यहाँ सिवाय इसके और कोई तकलीफ और दुख नहीं था कि मैं माताजी और पिताजी से दूर थी। ब्रिगेडियर ने अरसलान और शेर खान की तरफ देखकर कहा, मैं आप लोगों के किरदार को सलूट करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मेरी बेटी की पूरी हिफाजत की। शेर खान ने कहा, हम मुसलमान हैं, हम दुश्मन की माओ बहनों का भी एहतराम करते हैं, हमारे दीन ने हमें यही सिखाया है। भारतीय ब्रिगेडियर ने नदामत के एहसास के साथ कहा, मुझे माफ कर दें। फिर उसने अरसलान से कहा, रात हो गई है, सुनाली की माता घर में सख्त परेशान हो रही होगी, मुझे और सुनाली को घर भिजवाने का इंतजाम कर दीजिए। अरसलान कहने लगा, इस वक्त तो मुश्किल है, ये काम अब सुबह को ही हो सकेगा। रात आप हमारे मेहमान बनकर जहाँ गुजारेंगे, आप बाप बेटी जहाँ बातें करें, हम आपके लिए खाना भिजवाते हैं। भारतीय ब्रिगेडियर कुछ कहना चाहता था मगर अरसलान और शेर खान तेजी के साथ कोठरी से निकल गए। दोनों बाप बेटी को इसी कोठरी में खाना भिजवा दिया गया। दोनों खाना खाने के बाद देर तक बातें करते रहे। फिर असद की वालिदा कोठरी में आ गई। उसने सुनाली से कहा, बेटी अब अपनी कोठरी में आकर आराम करो, रात काफी हो गई है। सुनाली ने बाप को उदास नजरों से देखा। भारतीय ब्रिगेडियर का चेहरा परेशान था। सुनाली खाला के साथ चली गई। भारतीय ब्रिगेडियर की कोठरी के दरवाजे को बाहर से चटखनी लगाकर एक कमांडो मुजाहिद का पहरा लगा दिया गया। सुबह मुंह अंधेरे प्रोग्राम के मुताबिक अरसलान और शेर खान उठ बैठे। हसन अली और दस्तगीर पहले से जाग रहे थे। अरसलान ने मुजाहिद दस्तगीर से कहा, लड़की को तुम बंद जीप में बिठाकर अपने साथ ले जाओ, तुम्हें मालूम ही है कि उसे कहाँ पहुँचाना है। दस्तगीर बोला, मैं जानता हूँ, इंशाल्लाह लड़की को उसी जगह पहुँचा दिया जाएगा। अरसलान ने कहा, अब जाकर लड़की को ले आओ, जीप तैयार है ना? दस्तगीर ने कहा, बिल्कुल तैयार है। उसके बाद कमांडो अरसलान और शेर खान वहां से चले गए। अभी रात का अंधेरा छाया हुआ था। मुजाहिद दस्तगीर सीधा सुनाली की कोठरी के बाहर आ गया। वहां बाहर एक मुजाहिद पहरा दे रहा था। उसने दस्तगीर को देखकर दरवाजे की कुंडी उतार दी। मुजाहिद दस्तगीर ने दरवाजे पर दस्तक दी। 2-3 बार दस्तक देने के बाद अंदर से सुनाली की नींद भरी आवाज आई, कौन है? मुजाहिद ने कहा, मैं हूँ, बाहर आओ, तुम्हें तुम्हारे घर लेकर जाना है। सुनाली ने जल्दी से जवाब दिया, अभी आई। थोड़ी ही देर के बाद सुनाली दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। उसने बाहर आते ही पहला सवाल किया, पिताजी कहाँ हैं? मुजाहिद दस्तगीर ने कहा, वो तुम्हें तुम्हारे घर पर ही मिलेंगे। सुनाली ने परेशान होकर पूछा, क्या वो रात को मेरे बगैर ही चले गए थे? दस्तगीर बोला, बीबी सवाल मत करो, अपने माता पिता के पास जाना चाहती हो तो खामोशी से मेरे साथ आ जाओ।
सोनाली इन लोगों को समझ चुकी थी। वो खामोशी से दस्तगीर के साथ चल पड़ी। वो उसे दरख्तों में उस जगह ले आया जहां बंद जीप खड़ी थी। जीप के अंदर वाली खिड़की भी बंद कर दी गई थी ताकि सोनाली को बाहर कुछ नजर ना सके। दस्तगीर ने जीप का अकबी दरवाजा खोलकर सोनाली से कहा, अंदर बैठ जाओ। सोनाली ने पूछा, भाई तुम मुझे मेरे घर ही ले जा रहे हो ना? दस्तगीर ने कहा, बीबी तुम अभी तक नहीं समझ सकी कि हम किस मिट्टी के बने हुए हैं। खामोशी से बैठ जाओ, दिन निकलने से पहले पहले मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर पहुंचा दूंगा। सोनाली सर झुकाए जीप में दाखिल हो गई। मुजाहिद ने दरवाजा बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी। आगे आकर ड्राइविंग सीट पर बैठा, इंजन स्टार्ट किया और जीप शहर की जानिब चल पड़ी। मुजाहिद दस्तगीर जीप को ऐसे जंगलाती रास्तों से लेकर जा रहा था जो शॉर्टकट रास्ते थे। जब जीप शहर की तरफ जाने वाली सड़क पर आई तो शहर का हल्का हल्का उजाला नमूदार हो रहा था। मुजाहिद दस्तगीर ने खुली सड़क पर आते ही जीप की रफ्तार तेज कर दी। आधे घंटे में वो उस जगह पर आ गया जहां से सड़क छोटा सा मोड़ काट कर कोठी के सामने से गुजरती थी, जिस कोठी के बाहर से सोनाली को उठाया गया था। मुजाहिद ने जीप एक तरफ खड़ी की, जल्दी से उतरकर पीछे आया, दरवाजा खोला और अंदर झांक कर सोनाली से कहा, बीबी बाहर आ जाओ। सोनाली जल्दी से बाहर निकली और दिन के फैलते उजाले में चारों तरफ देखने लगी। दस्तगीर ने कहा, यहाँ से थोड़ा आगे जाओगी तो मोड़ घूमकर वो बंगला आ जाएगा जहाँ तुम मंगल की शाम पूजा करने जाती हो। अब जाओ। दस्तगीर ने दरवाजा बंद किया और तेज कदमों से चलकर ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। इंजन स्टार्ट किया, गियर बदला, जीप को सड़क पर मोड़ा और तेजी से वापस रवाना हो गया। सोनाली सड़क पर आगे को चल पड़ी। कुछ दूर चलने के बाद सड़क एक तरफ को मुड़ गई थी। अब उसके सामने बाएं जानिब कोठियां दिखाई देने लगी। सोनाली ने उन कोठियों को फौरन पहचान लिया। उनमें वो कोठी भी थी जहां वो मंगल की शाम को पूजा करने माता जी के साथ आती थी। और ये हादसा हो गया। वो तेज तेज चलने लगी। अब उसे हौसला हो गया था कि वो वाकई आज़ाद है। उसे यकीन था कि उसका बाप घर पहुंच चुका होगा, लेकिन ये बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी कि इन मुजाहिदों ने दोनों को अलग अलग क्यों भेजा। शायद इसमें उनकी कोई मजबूरी हो। यह सोचकर सोनाली कुछ मुतमईन हो गई। पहले उसने सोचा कि किसी कोठी में जाकर घर फोन कर दे, मगर कोठियों पर खामोशी छाई हुई थी। वो इस ख्याल से चलती गई कि शायद आगे कोई ऑटो रिक्शा मिल जाए। इतने में उसे पीछे किसी गाड़ी की आवाज सुनाई दी। सोनाली ने रुककर पीछे देखा। एक फौजी ट्रक आ रहा था। सोनाली जल्दी से सड़क के दरमियान खड़ी होकर दोनों बाजू हिलाने लगी। ये ट्रक महाराष्ट्र राइफल की एक इन्फेंट्री बटालियन का ही था, जो सोनाली के बाप की अपनी रेजिमेंट थी। फौजी ड्राइवर ने एक औरत को सड़क के दरमियान खड़े होकर रुकने का इशारा करते देखा तो उसने सोनाली के करीब पहुंचकर ब्रेक लगा दी। जैसे ही ट्रक रुका, सोनाली दौड़कर ड्राइवर के पास गई और कहा, मेरा नाम सोनाली है, मैं कैंप कमांडर ब्रिगेडियर जगमोहन की बेटी हूँ, मुझे फौरन मेरे बंगले पर पहुंचा दो। फौजी सिपाही ने यह सुना तो फौरन नीचे उतरा, साथ वाली सीट का दरवाजा खोलकर कहा, आप बैठ जाएं, मैं लांस नायक गंगाराम हूँ, मैं आपको भी घर पहुंचा देता हूँ। सोनाली ट्रक में बैठ गई और ट्रक सोनाली के घर की तरफ चल पड़ा। जब सोनाली के पिता ब्रिगेडियर जगमोहन के बंगले के सामने ट्रक रुका तो गेट पर जो फौजी जवान पहरा दे रहा था वो ट्रक के पास आ गया। उसने सोनाली को पहचान लिया और कुछ घबराहट और हैरानी के साथ बोला, बीबी जल्दी अंदर चलें, माता जी का बुरा हाल हो रहा है। सोनाली ने गेट की तरफ तेज कदमों से जाते हुए गार्ड से पूछा, पिताजी आ गए हैं? फौजी ने कहा, मुझे मालूम नहीं बीबी जी। सोनाली ने दौड़ते हुए कोठी का लॉन अबूर किया और बरामदे में आकर घंटी का बटन 2-3 बार दबाया। फिर उसने जोर जोर से दरवाजे को खटखटाया। इतने में दरवाजा खुला और सामने सोनाली की परेशान हाल मां खड़ी थी। दोनों माँ बेटी रोते हुए एक दूसरे के गले लग गईं। फिर में सब बेदार हो गए। एक खुशी का माहौल भी था और कोहराम सा भी मच गया। जब जरा दिल का गुबार हल्का हुआ तो सोनाली ने माँ से पूछा, पिताजी कहाँ हैं? माँ ने कहा, वो तो तुम्हें लेने गए हुए थे बेटी, मगर उन्होंने कहा था कि पिताजी घर पहुंच गए होंगे। माँ ने पूछा, किसने कहा था? सोनाली ने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया और रोने लगी। वो समझ गई थी कि उसका बाप अभी तक वहीं कैद है जहां से वो छूट कर आ रही है। भारतीय ब्रिगेडियर मुजाहिदीन की कैद में ही था। जब दिन काफी निकल आया और मुजाहिद दस्तगीर ने वापस आकर अरसलान को बताया कि वो ब्रिगेडियर की बेटी को उसके घर छोड़ आया है, तो अरसलान और शेर खान भारतीय ब्रिगेडियर की कोठरी में आ गए। वो परेशानी की हालत में छोटी सी कोठरी में टहल रहा था। दोनों मुजाहिदों को देखते ही बोला, आप लोग हमें घर कब वापस पहुंचा रहे हैं? अरसलान और शेर खान सामने वाली चारपाई पर बैठ गए। अरसलान ने कहा, तुम्हारी बेटी घर पहुंच गई है। ब्रिगेडियर ने हैरान होकर कहा, क्या मतलब? हाँ, अरसलान बोला, हमने सुबह सुबह उसको यानी तुम्हारे बंगले के गेट के पास छोड़ दिया है। इस वक्त वो अपनी माँ के पास होगी। ब्रिगेडियर बोला, लेकिन तुमने हम दोनों को इकट्ठे भेजना था। जगमोहन ने कहा, क्यों? तुमने जो मुतालबा किया वो हमने पूरा कर दिया, फिर मुझे यहाँ क्यों रखा गया है? अरसलान ने कहा, यह तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। इतना कहकर अरसलान और शेर खान बाहर जाने के लिए उठे तो भारतीय ब्रिगेडियर ने कहा, तुम लोग झूठ बोलते हो, तुमने मेरी बेटी को भी जरगमाली बनाकर रखा हुआ है। अरसलान ने कहा, थोड़ी देर में तुम्हारी बेटी से बात करवा दी जाएगी, फिर तुम्हें यकीन आ जाएगा। ये कहकर दोनों मुजाहिद बाहर निकल गए। धूप निकली हुई थी। चंद रोज पहले जो बर्फ गिरी थी वो पिघल चुकी थी। दरख्तों में हल्की हल्की सर्द धुंध फैली हुई थी। दोनों दोस्त कमांडो एक दरख्त के पास पत्थरों पर बैठ गए। कमांडो शेर खान ने अरसलान से पूछा, अब तुम्हारा क्या इरादा है? अरसलान ने पूछा, भारतीय ब्रिगेडियर के बारे में।
शेर खान ने कहा हाँ। अरसलान कहने लगा, मैं इस जल्लाद से अपने उन कश्मीरी भाइयों के खून का बदला लेना चाहता हूँ जिन्हें उसके फौजियों ने अजियतें देकर शहीद किया है। शेर खान ने फौरन कोई जवाब न दिया। एक लम्हे खामोश रहने के बाद कहा, इसका क्या फायदा होगा, हमारे शहीद तो वापस नहीं आएंगे। अरसलान ने शेर खान की तरफ देखकर उससे सवाल किया, तुम क्या चाहते हो?